बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले कालखंड में हमने समानुपात के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, विततानुपात और उससे संबंधित प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल। आशा है आप लोग उसके जो शेष सवाल बचे थे उसको बनाए ही होंगे। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल पूछा तो उन सवालों को फिर से हम बताते हैं। आपके प्रश्नावली का एक सवाल है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 हमको ये बोलता है कि ए व सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे ए की घात ऋण 2 ऋण बी की घात ऋण 2 धन सी की घात ऋण 2 बराबर बी का घात 4। यह हमको सिद्ध करने के लिए बोलता है। हम इसका हल करते हैं। हल में हमारा दिया हुआ है कि ए व सी का मध्यानुपाती बी है। ए व सी का मध्यानुपाती बी है, अतः ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जब 3 पद होते हैं तो हम 3 पदों को इस तरीके से लिखते हैं और ये हो जाता है ए बटे बी बराबर बी बटे सी या बी का वर्ग बराबर ए सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमको सिद्ध करना है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे ए का घात ऋण 2 ऋण बी का घात ऋण 2 धन सी का घात ऋण 2 बराबर बी का घात 4। हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे ए की घात ऋण 2 ऋण बी की घात ऋण 2 धन सी की घात ऋण 2। सिद्ध करने में 3 स्थितियां होती है सिद्ध करने की। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलते हैं, या राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, या लेफ्ट हैंड को हम कुछ दूरी तक के प्रूफ कर देते हैं, फिर राइट हैंड तक के कुछ दूरी को प्रूफ कर देते हैं। देखते हैं कि एक स्थिति में वो दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। ये ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग का घात ऋण 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे ए का वर्ग ऋण 1 बटे बी का वर्ग धन 1 बटे सी का वर्ग। इसके पश्चात फिर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे लघुत्तम निकाल लेते हैं हम इसका, तो ये हो जाता है ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। चूंकि फर्स्ट वाले में नीचे में ए का वर्ग है, इस ए का वर्ग से हम इसको भाग देंगे तो क्या बच जाएगा बी का वर्ग और सी का वर्ग। उस बी का वर्ग और सी का वर्ग का गुणा 1 से होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा बी का वर्ग सी का वर्ग, दूसरी वाले में ए का वर्ग और सी का वर्ग, और तीसरे वाले में ए का वर्ग और बी का वर्ग। इस बी के वर्ग से सेकेंड वाले को भाग देंगे तो ए और सी बचेगा, तो ऋण ए का वर्ग सी का वर्ग आ गया, और सी के वर्ग से जब इसको भाग देंगे तो ए का वर्ग और बी का वर्ग बचेगा, जिसका 1 से गुणा होगा तो ए का वर्ग और बी का वर्ग प्राप्त होगा। इसके पश्चात ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग
धन सी का वर्ग, इसको हम उसी तरीके से लिख दिए। यहां पर जो नीचे का भाग वाला है वो जब गुणा में आएगा तो पलट जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। ए का वर्ग और सी का वर्ग को हम एक साथ लिख दिए और बी का वर्ग इधर लिख दिए, इसके नीचे एक, और यहां बी का वर्ग सी का वर्ग ऋण ए सी पूरे का वर्ग और धन ए का वर्ग और बी का वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इधर का मिटा दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ऊपर वाला को वैसे ही रहने दिए, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग। यहां पर देखो हम ए का वर्ग सी का वर्ग और बी का वर्ग, और आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड में लिखा था वो मिट चुका है और जिसको आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट भी कर लिया है, उस कॉपी में देखिए कि समीकरण नंबर 1 में बी का वर्ग बराबर ए सी लिखा हुआ है। तो उस समीकरण नंबर 1 की सहायता से जो ए का वर्ग सी का वर्ग और बी का वर्ग है, तो ए सी के जगह हम यहां पर बी का वर्ग और पूरे का वर्ग और ये बी का वर्ग लिख सकते हैं, और नीचे ठीक उसी तरीके से बी का वर्ग सी का वर्ग ऋण ए सी के जगह में बी का वर्ग लिख दिए, और ये ए का वर्ग और बी का वर्ग साइड में हम लिखे समीकरण 1 से। आप लोगों ने अपने कॉपी में देख ही लिया होगा, हम कॉपी में जो लिखा हुआ है वह है बी का वर्ग बराबर ए सी समीकरण नंबर 1। तो जब हम ए का वर्ग और सी का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो ये भी वर्ग हो जाएगा। तो वही चीज हम उसको ए का वर्ग सी के वर्ग की जगह बी का वर्ग लिखे हैं और उस पूरे का वर्ग। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे बी की घात 4 और ये बी का वर्ग। अब यहां पर देखिए, यहां भी बी का वर्ग है, इस पास भी बी का वर्ग है और तीसरे नंबर में भी बी का वर्ग है। उस बी के वर्ग को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बच जाता है हमारा सी का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन ए का वर्ग और एक बी का वर्ग कॉमन निकल गया। यहां से ये बी का वर्ग, इसमें से एक बी का वर्ग और आखिरी वाले में से एक बी का वर्ग। उन कॉमन जो निकल गए, अंश और हर में से बी का वर्ग आपस में कट गए। अब हमारे पास बचा, देखो एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले अंश में ए का वर्ग है और दूसरे वाले हर में शुरू में सी का वर्ग है। ऐसे देखने से दोनों पद हमको अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहें तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे, अब यहां पर देखिए ए का वर्ग भी धनात्मक है हर में, तो उस धनात्मक वाले को पहले लिख दिए, फिर बी का वर्ग और फिर सी का वर्ग भी धनात्मक है। यहाँ ऊपर बी की घात 4 बाकी है। अब आप देख रहे होंगे कि अंश और हर के दोनों समान दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को फिर से हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b का घात 4 बट्टे 1 या b का घात 4 जो राइट हैंड साइड में हमको प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड में हमको प्रूफ करना था b की घात 4। समझ में तो आ ही गया होगा या एक बार और बताएं?
और एक बार, चलिए एक बार और देख लेते हैं हम इसी को। हमारा प्रश्न में दिया हुआ है कि ए व सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे ए का घात ऋण 2 ऋण बी का घात ऋण 2 धन सी का घात ऋण 2 बराबर बी का घात 4। ब्लैक बोर्ड का एक पार्ट आपने अपने कॉपी में लिखा है जिसको कि ब्लैक बोर्ड से साफ किया जा चुका है। आप उसमें देखेंगे कि आप उसमें लिखे हो, दिया हुआ है ए व सी का मध्यानुपाती बी है, अतः ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, उसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी या बी स्क्वायर बराबर ए सी, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाने के बाद हमको सिद्ध करना था, तो उस सिद्ध करने का लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे ए का घात ऋण 2 ऋण बी का घात ऋण 2 धन सी का घात ऋण 2। प्रश्न को हम वैसा ही लिख लिए। प्रश्न लिखने के उपरांत चूंकि ए का घात ऋण 2 का मतलब होता है 1 बटे ए का वर्ग, तो अंश को हम वैसे ही रहने दिए, हर में 1 बटे ए का वर्ग ऋण 1 बटे बी का वर्ग धन 1 बटे सी का वर्ग लिखे। अंश में जो मान दिया हुआ है वो शुरू से अंत तक के वैसा ही लिखा हुआ है, सिर्फ हम हर को हल करते गए हैं। हर में जो मान दिया हुआ है उसका हमने लघुत्तम निकाला, ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग का, जो ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग के गुणन के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब लघुत्तम निकालने के बाद जब हम उसको हल करते हैं तो जो हमारा लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हुआ है उससे पहले वाले का हर से भाग देते हैं। तो ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग को जब हम ए के वर्ग से भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, बी का वर्ग और सी का वर्ग। उस बी के वर्ग सी के वर्ग का गुणा 1 से होगा। किसी भी राशि का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो उसके मानों में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए क्या आ गया, बी का वर्ग और सी का वर्ग। दूसरी स्थिति में जब हम बी के वर्ग से भाग दिए तो ए का वर्ग और सी का वर्ग बचेगा, चिन्ह ऋण है तो ऋण ए का वर्ग सी का वर्ग। तीसरी स्थिति में सी के वर्ग से भाग दिए तो बच गया ए का वर्ग और बी का वर्ग, यहाँ चिन्ह धन है, आ गया हमारा ए का वर्ग और बी का वर्ग। भाग को गुणा में परिवर्तन करने के लिए पलट दिए, पलटने से हमारा वो बन गया जो ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग है उसको हमने ए का वर्ग सी का वर्ग को एक साथ लिख लिया, फिर बी का वर्ग लिखा बटे बी का वर्ग सी का वर्ग ऋण ए सी पूरे का वर्ग धन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसके पश्चात समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमको ए सी बराबर बी का वर्ग मिला था, तो यह जो ए का वर्ग सी का वर्ग है, ए सी के जगह हम बी का वर्ग लिखेंगे तो पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो उसके जगह हमने उस बी का वर्ग और उसके पूरे का वर्ग लिख दिया। एक बी का वर्ग पहले से ही है, नीचे में ए सी के जगह में बी का वर्ग लिखा, बाकी उसी तरीके से लिखा हुआ है। तीनों में, हर में तीनों में बी का वर्ग है तो उस बी के वर्ग को उभयनिष्ठ निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। तो जब बी का वर्ग कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया सी का वर्ग, यहाँ बी का घात 4 है, बी का घात 2 बाहर निकल गया तो बी का घात 2 बचा, और यहाँ ए का वर्ग, ए का वर्ग। अब बी का वर्ग और बी का वर्ग अंश और हर के दोनों कैंसिल हो गए, शेष जो बचे उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिए, क्योंकि अंश में ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन सी का वर्ग है और हर में सी का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन ए का वर्ग है। तो ए का वर्ग को पहले लिख लिए, फिर ऋण बी का वर्ग, फिर धन सी का वर्ग, तो अंश और हर हमारे समान दिखने लगे। अंश और हर को हम कैंसिल कर दिए तो बच गया बी का घात 4, और यही हमको बी का घात 4 जो कि राइट हैंड साइड में है हमारे प्रश्न में, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद
एक प्रश्न आप लोगों ने और पूछा था, वो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 ये बोलता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 व तृतीयानुपाती 1536 है। आप लोगों ने पूछा है, लेकिन आप लोगों की एक अच्छी आदत नहीं है कि आप लोग अपनी बुक को नहीं देखते हैं। आपके बुक में इसी से ही संबंधित सवाल एक उदाहरण में भी दिया हुआ है, उसके बावजूद आप लोगों ने सीख पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बना करके बताते हैं। हल लेते हैं इसका कि हम मान लेते हैं कि माना कि वे दो संख्याएं ए व बी है। प्रश्नानुसार संख्याओं का मध्यानुपाती 24 है। प्रश्न में यही कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 है। तो वो दो संख्याओं को हम मान लिए कि वे दो संख्याएं ए व बी है। प्रश्नानुसार संख्याओं का मध्यानुपाती 24 है, अतः हम इसको लिखेंगे ए अनुपात 24 अनुपात बी। या हम इसको लिख सकते हैं ए बटे 24 बराबर 24 बटे बी। तिर्यक गुणा कर दिए तो ए बी बराबर 24 गुणित 24 और ए बी बराबर 24 गुणित 24 होता है 576। तो ए बराबर हो गया 576 बटे बी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार ये बोलता है कि जिनका तृतीयानुपाती 1536 है। प्रश्नानुसार संख्याओं का तृतीयानुपाती 1536 है, अतः हम इसको लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात 1536। ए बटे बी बराबर बी बटे 1536।
या 1536a बराबर b स्क्वायर, या a बराबर हो गया b स्क्वायर बटे 1536। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमने निकाला 576 बटे b, और समीकरण 2 निकाला a बराबर b स्क्वायर बटे 1536। दोनों a के बराबर है, दोनों a के बराबर है और दोनों के अलग अलग माना है। चूंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में a है, तो हम जब इसकी तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यह हो जाएगा हमारा 576 बटे b बराबर b का वर्ग बटे 1536, या तिर्यक गुणा कर देंगे तो b का घात 3 बराबर 576 गुणित 1536। अब यहां पर देखिए b का घात 3 बराबर 576 गुणित 1536 आ गया है। अब हमको इसमें इसका घनमूल निकालना है। b का घात 3 है और b का मान ज्ञात करना है। यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो हमको घनमूल निकालने में तकलीफ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 576 है ये किसका गुणा से प्राप्त हुआ था 576? थोड़ा सा पिछला आपको याद रखना है। आप यहां पर देखे होंगे कि 24 गुणित 24 जब हम किए थे तो कितना मिला था, 576 मिला था। हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए इस 576 के जगह तो 24 गुणित 24 लिख लेते हैं, तो इसका गुणनखंड निकल गया बड़े अंकों में। अब इस 1536 का गुणनखंड निकालना है। यहां पर हम रफ कार्य के लिए कर देते हैं, ये 1536 ये हम 2 से किए। जब हम 2 से किए तो 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 निया 18 और 2 एकम 2। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 1 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किए तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से किए तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से किए तो 2 नी 18 और 2 एकम 2। अब ये क्या से जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 1391। सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। सवाल को देखिए तो हमने सवाल सही नोट किया है कि नहीं। प्रश्न में 1536 ही है या कुछ दूसरा है? प्रश्न तो 1536 ही है, 1536 ही है। एक मिनट देखते हैं उसको। एक स्टेप गलत हो गया था। अब b का हमको घनमूल निकालना है, तो b का घात 3 बराबर ये 576 गुणित 1536। 576 हमको इस तरफ 24 गुणित 24 करने पे 576 प्राप्त हुआ था, तो इस 576 के जगह हमने 24 गुणित 24 लिख दिया। अब इस 1536 का गुणनखंड निकालते हैं।
गुणनखंड में देखते हैं, जब हम इसको 2 से भाग दिए तो 2 सत्ते 14, 13 होगा यहाँ पर, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, 2 निया 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिए तो 2 निया 18, 1 बच गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से इसको भाग दिए तो 2 चौक 8, बच गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दिए तो 24, 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से भाग दिए तो 12, 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग दिए तो 6, फिर 2 से भाग दिए तो 3। इस तरीके से हमारा इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। चूंकि काफी लंबे हैं तो इसको हम 60 में लिख लेते हैं। यहाँ पर जब हम 60 में लिखते हैं तो देखो 2 ये 3 बार, फिर ये 3 बार और ये फिर 3 बार। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 2 का घात 3, 2 का घात 3, 2 का घात 3, 3 बार आया है ये, और लास्ट में कितना बचा है, 1 3 बचा है। फिर से हम ये जो 24 है इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। 24 के गुणनखंड में देखो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, यहाँ से 24 दिख रहा है तो इस 24 से 1 2 3 और ये 3, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3, फिर 2 की घात 3 गुणित 3, और इधर तो हमारा है ही है 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और ये 3। आप सब में देखोगे कि 3 भी हमारा 3 बार आया है, 3 भी हमारा 3 बार आया है। तो ये 2 की घात 3 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 3 की घात 3 1 बार। इस तरीके से 576 गुणित 1536 का बिना गुणा किए हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, और गुणनखंड निकालने के पश्चात किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। और घनमूल का मतलब क्या होता है कि 3 3 के समूह में से एक एक को लिखना। तो ठीक हमको b का मान निकालना है, तो इस b का मान निकालने से प्रत्येक से चूंकि 1 2 3 4 5, तो ये 3 4 ये 5 और ये 3, सभी से हम एक एक को लिख लिए। प्रत्येक से 2 की घात 3 है तो 1 2, ये 2 की घात 3 है तो 1 2, इधर 2 की घात 3 है तो 1, ये 2 की घात 3 है तो 1 2, ये 2 की घात 3 है तो 1 2 और ये 3 की घात 3 है तो 3। अब इसका गुणा कर देते हैं हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तिया 96। तो इस तरीके से एक मान या एक संख्या है b बराबर हमको 96 प्राप्त हो गया। अब इस b के मान को समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 576 बटे b या 576 गुणित 96। यहाँ पर अब इस 576 को 96 से भाग देना है। हमसे भाग देने में गलती हो जाती है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि 576 का तो हमको मालूम ही है 24 गुणित 24 लिखे थे, और वो जो 96 हमको प्राप्त हुआ था यहाँ से 32 तिया 96 करके प्राप्त हुआ था, तो इस 96 के जगह हम 32 गुणित 3 भी लिख सकते हैं। भाग नहीं दे करके हम उसका गुणनखंड निकाल दिए छोटे रूपों में, और छोटे रूपों में जब हम गुणनखंड निकाल देते हैं तो छोटी संख्या से भाग देने में हमको दिक्कत नहीं होती, और हमसे यहाँ पर फिर गलती नहीं होती, और छोटा पहाड़ा आसानी से याद रहता है। ये 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, फिर हम इसको काट दिए, 8 एकम 8 और 8 चौक
32, फिर इसको काट दिए, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24। पूरे कैंसिल करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त हो गया? 6। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो संख्याएं 6 व 96 होंगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। इस तरीके से यह हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ और इसके पश्चात अगला आता है समानुपात के नियम। आज पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे समानुपात के नियम को? कल? आप लोगों की बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना? आपको समानुपात के नियम। शुरुआत में हम आप लोगों को बताए थे कि जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है तो उसे हम समानुपात कहते हैं और उस समानुपात में 4 पद होते हैं जिसे हम A अनुपात B समानुपात C अनुपात D इस तरीके से लिखते हैं। साथ में इसके बाद समानुपात के नियम में सबसे पहला नियम हमारा आता है एकांतरा अनुपात का नियम। एकांतरानुपात का नियम। इस एकांतरानुपात के नियम में जब हम आपको समानुपात के प्रकार बताए थे उस समय ये बताए थे कि चरम पदों का गुणनफल उसके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से यदि पद A, B, C, D हो तथा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A बटे B बराबर C बटे D। और जब हम इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाता है AD बराबर BC। तिर्यक गुणा किए तो AD बराबर BC। अब हम इसको A बटे C बराबर B बटे D भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम तिर्यक गुणा किए तो तिर्यक गुणा करने के पश्चात में आप देखिए कि इस B को C के जगह में लिख दिए और C को B के जगह में C लिख दिए। तो इस तरीके से अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा A अनुपात C समानुपात B अनुपात D। तो हम क्या देखते हैं दोनों में कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो उसे हम A अनुपात C समानुपात B अनुपात D भी लिख सकते हैं। इसके मध्य पदों के स्थानों में परिवर्तन हो गया है। ये जो B और C है, B के जगह में C आ गया है और C के जगह में B आ गया है। तो जब मध्य पदों का स्थान का परिवर्तन हो जाए, दूसरे पद के जगह तीसरा पद चले जाए, तीसरे पद के जगह में दूसरा पद आ जाए,
एकांतर में वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं एकांतरानुपात का नियम। सिर्फ आपको वही दो स्थान में परिवर्तन दिख रहा होगा, देखो दोनों में a के बटे b है, यहाँ पर a के बटे c है, यहाँ c बटे d है, यहाँ b बटे d है। d वहीं पर है, सिर्फ b और c के स्थानों में परिवर्तन हुआ है। तो किसी समानुपात में जब मध्य पदों का स्थानों का परिवर्तन होता है तो हम उसको एकांतरानुपात का नियम कहते हैं। बाकी इसके 5 नियम और है, इन 5 नियमों को आप लोग कल पढ़ करके आना, फिर से उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।